यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम अर्थात प्रवक्ता भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं शैक्षिक मूल्यांकन, उसका अर्थ, उसकी उद्देश्य, प्रक्रिया एवं उसके प्रकार में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE पैटर्न पर, जो कि बहुत राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा लागू किया गया था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कुछ MCQ ये दिखाए हैं। इनको दिखाने का यह तात्पर्य है कि हम इनको पहले हम लेक्चर को स्टडी करेंगे, उसके बाद से हम इन MCQ को सॉल्व करेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे MCQ का सेट है, लेकिन उससे पहले जो मैंने इस पे जो नोट्स बनाए थे अपने स्वयं की तैयारी के समय, उसको मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इससे आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ सहायता होगी। तो आइए साहब, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यूअस रखें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो देखिए साहब, ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मापन एवं मूल्यांकन जो वाले जो यूनिट है हमारे स्क्रीनिंग के पेडागोजी के सिलेबस में, इस पर मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। एक मापन एवं मूल्यांकन, उसमें हम ये CC पैटर्न के अंतर्गत जो रचनात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, उसको भी हम वहां पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वाले लेक्चर पे जो मूल्यांकन से संबंधित है, उस पे मैंने मूल्यांकन के अलग अलग प्रकार बताए हैं, निर्माणात्मक, परिमाणात्मक, ठीक है, मीन्स गुणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, ये सब पे हमने डिस्कस किया है। और सॉरी, आज हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं मूल्यांकन के ही एक प्रकार सतत और व्यापक मूल्यांकन पर। तो जिन्होंने वीडियो पहले नहीं देखे हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साहब देखिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कभी कभी तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि CCE मूल्यांकन में CCE का अर्थ है, तो ध्यान रख लीजिएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत मीन्स एक कंटिन्यूटी होती है, कभी कभी यहाँ पर निरंतर वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। यदि ऑप्शन में सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत वर्ड ना हो, तब आप निरंतर को टिक करेंगे, नहीं तो जनरली सतत ही वहां पे ऑप्शन पे आएगा। तो साहब क्या है, देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE भारत के विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे 2009 में प्रारंभ किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनने की चांसेस होते हैं कि शिक्षा CC को किसके तहत लागू किया गया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत। ठीक है साहब, आगे देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताया जाना चाहूंगा, पहली बात ध्यान रखना, विद्यालय आधारित मूल्यांकन है CC मूल्यांकन, ये ऑप्शन में आते हैं जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CC है एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन, एक ऑप्शन होता है जो कि सही होगा, विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, मीन्स एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है, उस पर भी छात्र कितना विकास हो रहा है, छात्र के व्यक्तित्व का कितना विकास हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत इस पर ध्यान दिया जाता है। नोट्स में भी है ही, तो हम पढ़ते रहते हैं। आगे देखिए, CCE के तहत छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, यानी कि आपका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, ये एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल दोनों ही जो पक्ष हैं, उनका मूल्यांकन इसमें किया जाता है साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा साहब, अब CCE के तहत छात्रों के, अच्छा ये फिर से वही पॉइंट रिपीट हुआ है, दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है,
तो कंटिन्यूअस से यहाँ पे क्या अर्थ है देखते हैं साहब, आइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक एक घटक के बजाय एक शैक्षिक सत्र की संपूर्ण अवधि में होने वाली एक सतत या निरंतर चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया से है। मीन्स जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसमें सतत से तात्पर्य क्या है, दोबारा देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक घटक की बजाय, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के केवल एक कंपोनेंट के बजाय, इस पर न होकर के केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से ही नहीं है, उसके साथ क्या है के बजाय एक शैक्षिक सत्र की संपूर्ण अवधि में होने वाली एक सतत या निरंतर चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया से है। यानी कि पूरे शैक्षिक सत्र में पूरा जो एजुकेशनल सेशन होता है उसमें जितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, जितने प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया चलेगी जो कंटिन्यूअस होगी, उससे तात्पर्य है। अब ये मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या क्या आएगा उसको देखिए। इसमें निम्न मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि पूरे शैक्षणिक सत्र में किस किस चीज का मूल्यांकन होगा यहां पर देखिए। ये है साहब, नंबर पहला, निर्धारण की नियमितता। ठीक है, यानी कि जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, निर्धारण की नियमितता को मैं आपको समझाता हूं। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको निर्धारित करने में नियमितता होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कि जैसे एफए होते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस महीने में हम इतना छात्रों को सिखाएंगे, केवल पढ़ाएंगे नहीं, सिखाना में बहुत सारी चीजें आती है, एकेडमिक एज वेल एज को एकेडमिक। ठीक है, उसके सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज, उनके टारगेट पहले से फिक्स किए जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है छात्रों के लिए इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं सीसी पैटर्न में। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, वो तो जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके निर्धारण में नियमितता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इकाई परीक्षण की आवृत्ति। सतत से मतलब ये है कि बार बार उनके यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों के लेने चाहिए। शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान, छात्र जहां पर शिक्षा प्राप्ति में उनकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको डायग्नोस करना, उनको दूर करना, उनका निदान करना, ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत के अंतर्गत है। जैसे छात्र जहां पर नहीं सीख पा रहे हैं उस कमी को दूर करते रहा जाएगा पूरे एजुकेशनल सेशन में। ठीक है, इसलिए निरंतर मूल्यांकन है। आगे देखिए, और निरंतर सतत मूल्यांकन मतलब कक्ष में भी, जैसे कोई छात्र से हमने किसी लेसन को, किसी पाठ को पढ़ने के लिए कहा, रीडिंग स्किल को डेवलप करना, अगर छात्र कहीं पर गलत स्पेलिंग बोल रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर गलत पढ़ रहे हैं, तो उसको ठीक करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है साहब। फिर सुधारात्मक उपायों का प्रयोग, मैंने आपको बता ही दिया क्या उसको हम डायग्नोस कर रहे हैं। पुनः परीक्षण यानी कि रीटेस्ट, क्या छात्र उसको दोबारा सही कर रहा है। ठीक, आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों और छात्रों का स्वमूल्यांकन व प्रतिपुष्टि, यानी कि छात्रों का ही स्वमूल्यांकन नहीं है सीसी पैटर्न के सतत में, शिक्षकों का भी स्वमूल्यांकन है। यानी कि टीचर भी अपना इवेल्युएशन करें। टीचर क्या इवेल्युएशन करेंगे, टीचर का इवेल्युएशन यही होगा कि जो शिक्षण विधि से वह पढ़ा रहे हैं उससे छात्र कितना समझ पा रहे हैं। सॉरी। ठीक है, तो इसमें यानी कि सीसी पैटर्न में सतत का मतलब आप समझ गए, सतत का मतलब पूरे सेशन के अंतर्गत चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया से है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो। ठीक है, और उनका हम व्यवहार मापन बार बार करते रहें। ठीक, आगे चलिए सर, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। हमारे यहाँ मूल्यांकन का मुख्य आधार परीक्षाओं को माना जाता है, जो प्रायः सत्र यानी कि सेमेस्टर या वर्ष के अंत में आयोजित की जाती हैं। इस व्यवस्था को बदलकर जब मूल्यांकन को शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतरता के आधार पर जोड़ दिया जाए तो इसे ही सतत मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज, शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतरता से अगर जोड़ दिया जाए, को करिकुलर एक्टिविटीज का भी छात्रों का मूल्यांकन किया जाए, छात्र के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, छात्र संगीत में कैसा है, छात्र आपके वाद्य यंत्र को बजाने में उसकी कैसी रुचि है,
ड्राइंग में उसकी कैसी रुचि है, पेंटिंग में उसकी कैसी है, सिंगिंग में उसकी कैसी रुचि है, ठीक है, और परफॉर्मेंस में उसकी कैसी रुचि है, जैसे पोएम रिसाइटिंग है उसमें उसका कैसा उच्चारण है, ठीक है, डांस कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विद्यालयों में। को करिकुलर एक्टिविटीज़, कहीं पर आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसमें छात्र का कैसा परफॉर्मेंस है, ये सब शैक्षणिक क्रियाकलाप का भी इसमें क्या कहता है, अगर मूल्यांकन किया तो इसे सतत मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर से एक पॉइंट मैंने 5 स्टार इसको लगाया है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरी नज़रों में। देखिए, जब मूल्यांकन शिक्षण क्रिया का अभिन्न अंग बनकर उसे नियमित रूप में संगति, दिशा एवं उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करता है तो इसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। मीन क्या है, नियमित रूप से, एक तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न हो जाए, नियमित रूप से संगति, दिशा एवं उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करता है तो इसे साहब हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कहते हैं। तो सतत का मतलब तो आप समझ गए होंगे फिर क्या है, लगातार मूल्यांकन। अब देखिए यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी, हाँ इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये अभी आने वाले समय जब से लास्ट में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वहां पर भी ये है, ध्यान में रखिए, तो वहां पे गलत मत करना। देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर न देकर संज्ञानेतर पक्षों पर प्रभाव, यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष से केवल ज्ञान से है, किताबी ज्ञान, जैसे जैसे हमने कह दिया ना, छात्र पढ़ने में मैथ्स बहुत अच्छी सॉल्व कर ले रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, एसएसटी बहुत अच्छे से, जहाँ समझने का है वहाँ पे समझने का, जहाँ पे लर्न करने का वहाँ पे याद कर ले रहा है। एकेडमिक में छात्र बहुत अच्छा हो गया, केवल उसको संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे। लेकिन व्यापक मूल्यांकन में, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में केवल संज्ञानात्मक नहीं देखेंगे, संज्ञानेतर यानी कि संज्ञानात्मक से थोड़ा हट के उन पर भी प्रभाव देखा जाएगा। अब संज्ञानेतर में क्या आएगा देखिए, अब रिपीट करता हूं मैं, मूल्यांकन के अंतर्गत केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर न देकर संज्ञानेतर पक्षों पर प्रभाव, यथा मीन्स जैसे। अब देखिए, कौशल आ गया, स्किल, रुचि, छात्र का इंटरेस्ट कहाँ है, छात्र के अंदर कौशल मीन्स कैसे स्किल है उसके अंदर, ठीक है, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास के आकलन को भी मूल्यांकन की परिधि में लाया जाए तो इसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि छात्र के एकेडमिक के साथ साथ हम उसका स्किल देख रहे हैं कि छात्र में क्या सिंगिंग का स्किल है, क्या छात्र में जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई स्किल है, ठीक है, छात्र को जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिवाइसेस को सही करने का शौक है उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी रुचि है, सिंगिंग में उसकी रुचि है, ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, ऐसे वह क्या चीज़ें कर सकता है, डांस में है, ये उसके कौशल हैं, इनको भी जहाँ पर इवेल्युएट किया जाएगा। रुचि, छात्र की रुचि, उसकी अभिवृत्ति क्या है, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, का भी जहाँ पर आकलन, अगर इसको भी अगर मूल्यांकन में ले लिया जाए तो इसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए साहब आगे, इसमें बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर संज्ञानात्मक योग्यताएं, सृजनात्मकता मीन्स कुछ नया करना, ठीक है, नया सृजन करना, निर्माण करना, नए आइडियाज, ठीक है, नई चीजों को बनाना, ठीक है, जहां पर हम कहेंगे वैज्ञानिक अभिरुचि कहेंगे हम इसको, अभिवृत्तियां, अभिरुचियां और कौशलों का पता लगाया जाता है। देखिए, नोट्स में मैंने जिसमें स्वयं इनको बुक से लिखा था, तो बुक में बहुत, आप लोग भी जब नोट्स बनाते होंगे बुक से तो काफ़ी टफ पड़ता है साहब, बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, हमें वहाँ से टू द पॉइंट मेन बातों को बाहर खींचना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए साहब आगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो देखिए, सीसी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है, जो उद्देश्य है वही उसके बाद में महत्व भी हो जाता है, ध्यान रखना। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक मीन साइकोमोटर और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना। समझ गए होंगे आप लोग। विषय वस्तु को कंठस्थ करने की अपेक्षा समझ व चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना, यानी कि छात्रों को करके सीखना पर भी यह बल देता है सीसी, ध्यान दीजिएगा साहब। आगे देखिएगा साहब क्या है,
अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया, यानी कि अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया का मतलब हुआ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अच्छा, आगे लिखा भी है मैंने, अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित एवं गतिविधि आधारित बनाना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया हमारी शिक्षार्थी केंद्रित बने रहे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। तो इसमें क्या है इसके बाद से कि मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाए। ये भी सीसी का उदाहरण है, यानी मूल्यांकन को महत्व दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा साहब, आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। छात्र अपना मूल्यांकन यानी कि यहाँ पर स्वयं भी कर पाए, ऐसे भी अवसर छात्रों को प्रदान करना। नंबर 6 देखिए, निदान और उपचार के माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। ये भी आप समझ गए होंगे, इतना टफ है नहीं कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, ये इसके उद्देश्य है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 7, किसी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता अथवा प्रभावकारिता निर्धारित करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वातावरण के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये सब क्या है सीसीई पैटर्न के उद्देश्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो कॉमन से सेंस पर हम लोग एग्जाम परीक्षा में सही कर सकते हैं, जो मेन है वो यहाँ पे लिखे गए। अब देखिएगा साहब, सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र। ठीक है, तो देखिएगा कि इसका स्कोप क्या है, इसके फील्ड क्या है। तो देखिए साहब, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इसमें शैक्षिक पक्ष के साथ साथ व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र निम्न है। देखिए, जिस बुक से मैंने इसके नोट्स बनाए थे उस बुक में मुझे ध्यान आ रहा है कि जो ये मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखी है इनके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने मेन हेडिंग लिख ली कि तो अंदर की चीज हम समझ सकते हैं। तो देखिएगा साहब, पहला है शारीरिक विकास का मूल्यांकन। तो सीसी पैटर्न में ये भी दिखाया जाता है छात्र के शारीरिक विकास का मूल्यांकन भी किया जाता है, केवल एकेडमिक ही नहीं कि छात्र को क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो छात्र का मूल्यांकन हो गया, ये नहीं है। सीसी पैटर्न में ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा जाता है। शारीरिक विकास मीन्स छात्र के सीसी पैटर्न में यह है कि छात्र का वर्ष में एक बार, कम से कम एक बार मेडिकल जांच कराई जाए। ठीक है, यानी कि उसके टेस्ट कराए जाए। जो अभी भी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड सरकार की ओर से जो सरकारी विद्यालय है वहां पर साल में 2 बार छात्र छात्राओं की निःशुल्क शारीरिक जांच होती है। वो उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जैसे हमारे विद्यालय में भी छात्रों का मेनली आई टेस्ट उसमें किया जाता है, आंखों की जांच की जाती है, कानों की जांच की जाती है। ठीक है, या कहीं पर जो मेन प्रॉब्लम है उसको देखा जाता है, अगर आंख कान जनरली इसका या स्किन का, त्वचा का। यदि छात्रों को चश्मा लगने लायक है, ऐसी स्थिति है, ठीक है, और मोतियाबिंद है, बहुत सारी चीजें, ये प्राइवेट स्कूल में भी ये जांच कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें से कुछ मानकों के अनुसार कुछ छात्रों के लिए चश्मा भी वहां पर गवर्नमेंट की ओर से प्रदान किया जाता है। ठीक है, वो उनका आंखों की चेकअप हो जाती है, फिर उनको बुलाते हैं अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर पे, वहां पे जांच करके चश्मा भी छात्र छात्राओं को गवर्नमेंट की ओर से प्रदान किया जा रहा है वर्तमान में। साथ में अगर आई से रिलेटेड कोई आई ड्रॉप है, कोई दवा है, तो उसका वितरण भी विद्यालय में ही कर दिया जाता है। तो देखिएगा, तो सीसी पैटर्न ने भी कहीं ना कहीं इसकी बात की थी। ठीक है, लेकिन अभी सीसी पैटर्न उत्तराखंड के इसमें नहीं लगा है, वो बीच में सीबीएसई ने उसको स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि सीसी पैटर्न को उत्तराखंड बोर्ड ने लागू किया है, उत्तराखंड बोर्ड ने इसको लागू अभी नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसके कुछ बिंदुओं को जरूर लागू किया है परीक्षा प्रणाली में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा सीसी पैटर्न को किस तरीके से लिया है
लेकिन 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सीसी पैटर्न के बिंदुओं को जरूर लिया गया है उसके अंदर से। ठीक है, अब देखिएगा सामाजिक विकास का मूल्यांकन, सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है ये भी देखा जाता है। शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन ये तो होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि उसके एजुकेशनल जो छात्र की गतिविधियां हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन ये भी किया जाता है, इसमें टीचर्स के द्वारा छात्र के मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ऐसे ही वहां पर उनको और चीजें भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, छात्र टीचर्स के द्वारा परामर्श दिया जाता है, बहुत सारी चीजें, नैतिक शिक्षा दी जाती है। व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन ये भी सीसी पैटर्न में किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन ये तो होना ही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी हो रही है, अगर कहीं पर कमी आ रही है तो उन कमियों को दूर किया जाता है। फिर देखिए छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, छात्रों एवं साथ में क्या लिखा है देखिए शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, ये आज भी होता है, उत्तराखंड बोर्ड में भी है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, सीसी पैटर्न से बहुत सारी चीजों को अपनाया गया है। जैसे आज भी जो टीचर्स होते हैं उत्तराखंड बोर्ड में भी, हाई स्कूल और इंटर विशेषकर, तो टीचर्स का जो बोर्ड का रिजल्ट है कितना प्रतिशत रहा क्या रहा, उसको उत्तराखंड बोर्ड पूरा सार्वजनिक करता है कि किस विषय में कितना रिजल्ट रहा। और उस किसी उत्तराखंड बोर्ड का एक हर सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होता है। दूसरा साथ में टीचर का अपना बोर्ड का रिजल्ट कितना रहा इसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों के द्वारा मांगी जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कहां से ये पैटर्न आए हुए, ये सीसी पैटर्न से आए। ठीक है साहब, फिलहाल आप सीसी पैटर्न के अंतर्गत क्या क्या है आप उसको रखिए, ध्यान में रखिए। अब सीसीई का मूल्यांकन प्रारूप, तो देखिए शैक्षिक उपलब्धि के समग्र मूल्यांकन के लिए बालक को प्रायः संज्ञानात्मक पक्ष एवं संज्ञान सहगामी पक्ष, यानी कि सह संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, इन दो भागों में विभाजित किया जाता है मूल्यांकन प्रारूप में, जिनका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणाओं के अनुसार निम्न प्रकार अपेक्षित होता है। यानी कि सीसी में जो बालक का मूल्यांकन होगा वह दो बिंदुओं के आधार पर होगा, एक तो कौन सा संज्ञानात्मक और दूसरा कौन सा होगा सह संज्ञानात्मक। अब देखिए पहला संज्ञानात्मक पक्ष का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पहला क्या है संज्ञानात्मक पक्ष का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, अब संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए तीन आधार रखे गए हैं। क्या है देखिए, पहला प्रत्येक पाठ से संबंधित कार्य यानी कि लेसन से, अभ्यास कार्य, कक्षा कार्य, दत्त कार्य और अन्य विषयगत क्रियाकलापों की जांच, अवलोकन तथा निर्देशन। संज्ञानात्मक मीन्स एकेडमिक वाला है, आप ये समझ लीजिए, मैं आपको पहले से भी बताते आ रहा हूं। दूसरा देखिए इकाइयों पर आधारित यानी कि यूनिट्स पर, पाठ पर आधारित अध्यापक द्वारा कक्षा परीक्षण यानी कि टेस्ट, ये भी किसमें आएगा संज्ञानात्मक परीक्षण में। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं ये सब किसमें आएंगे, ये आएंगे संज्ञानात्मक में। और फिर इसमें आ जाएगा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग वह होती है जब छात्रों को कहाँ पर कमजोरियां हो रही हैं, कहाँ पर उनकी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास जिसको हम बोलते हैं, या छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना। तो देखिए साहब, बच्चों के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक उनकी प्रत्येक विषय में न्यूनताओं यानी कि कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाते चलेंगे, साथ ही इन्हें दूर करने के लिए शिक्षक सुधारात्मक कार्य भी करेंगे, यानी कि रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था भी किसमें है सीसी पैटर्न में, इसका कंसेप्ट भी है साहब। तो संज्ञानात्मक पक्ष के लिए ये था कि परीक्षाएं जो हमने बताई, गृह कार्य को जांच करना, ये सारी चीजें, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन और यूनिट टेस्ट, ये सब। अब देखिए संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन, यानी कि सह संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन। अब देखिए इसके अंतर्गत व्यक्तित्व विविध गुण और विशेषताएं आती हैं। वैसे तो व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का विश्लेषण करने पर संबोध की एक लंबी सूची तैयार हो सकती है, यानी कि व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कह रहे, किंतु प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बालक का निम्न 8 बिंदुओं पर मूल्यांकन अपेक्षित है।
यानी कि सहगामी में निम्न 8 बिंदु प्रमुख रूप से हैं, लेकिन वहां पे साफ साफ कहा है कि इसके अलावा और भी कई बिंदु हो सकते हैं। तो देखिएगा साहब क्या है 8 बिंदु। सह संज्ञानात्मक, एक तो जांच की जाती है कार्यानुभव की, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस। दूसरा कला, जैसे मैं आपको पहले से बोलते आ रहा था, ड्राइंग यानी कि पेंटिंग। तीसरा संगीत, छात्र म्यूजिक में कैसा है। चौथा देखिए शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, खेल, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, इसका भी इवेल्युएशन होगा कि छात्र इसमें कैसा है। नैतिक शिक्षा, छात्र की मोरल एजुकेशन कैसी है, छात्र का के संस्कार कैसे हैं, उसका आचरण व्यवहार कैसा है, इसका भी मूल्यांकन होगा। स्वच्छता का भी मूल्यांकन होगा। देखिए ये सब होता है आजकल विद्यालयों में, तो कहीं ना कहीं सीसी पैटर्न की सारी चीजों को अपनाया जा रहा है। फिर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं उपलब्धि, कल्चरल प्रोग्राम में छात्र कितना एक्टिव है, जो मैं आपसे डांस कह रहा था, सिंगिंग कह रहा था, स्टेज परफॉर्मेंस कह रहा था, ये भी सीसी पैटर्न में देखा जाता है। उल्लेखनीय रुचियां तथा प्रतिभाएं। तो यहाँ पर आप साफ समझ गए होंगे सह संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो ऑलरेडी टीचिंग करते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में कहीं पे पढ़ाते हैं, सीबीएसई स्कूल्स पे, तो उनको शायद ये वीडियो पसंद भी आ रहा होगा और उनको लग भी रहा होगा हाँ रियल में हम इन सब चीज़ों को करते हैं। यही ये तो सीसी पैटर्न को सबसे पहले सीबीएसई ने ही अपनाया 2009 से। ठीक है, चलिए साहब, तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही छात्रों को कराते रहें। को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, क्यों तो पढ़ाना तो हमारी जॉब है। एक शिक्षक के लिए मैं भी यही कहूँगा, हमने छात्रों को पढ़ा दिया, छात्र ने बहुत अच्छे मार्क्स से ला गए और पास हो गए, तो उसमें हमारी अच्छी मेहनत तो है, लेकिन वही केवल हमारा काम नहीं है। हमारा कार्य जो है साथ में छात्रों को हम को करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे साइंस एग्जीबिशन में, साइंस ड्रामा, ठीक है, और साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट, जैसे मैं एज ए फिजिक्स टीचर हूँ, तो इनमें हम छात्रों को कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्टेज परफॉर्मेंस, एंकरिंग, कहीं पर किसी प्रोग्राम में एंकरिंग करना, डांस परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव जो एक्स्ट्रा स्किल्स जो हम छात्रों में डेवलप करेंगे स्वरोजगार के लिए, तो वह शिक्षक की वास्तविक उपलब्धि है। तो देखिए, क्योंकि अपने विषय का अध्यापन तो हर कोई करता है। ठीक है साहब, इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विकास करना होता है। अतः इनके मूल्यांकन में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, अतः इनके मूल्यांकन में नकारात्मक टिप्पणी की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ग्रेडिंग प्रणाली स्वीकृत की गई है। मैं बताऊं, जो लोग सीबीएसई में पढ़ाते होंगे या जिन्होंने अभी सीबीएसई क्लास 10th जैसे रिजल्ट देखते होंगे, तो रिजल्ट में सीबीएसई में अब कंपार्टमेंट या फेल लिख के नहीं आता है। क्लास 10th में क्यों, तो सीसी पैटर्न है प्रॉपर। ठीक है, अब तो नहीं रहा, सॉरी, कि तो FA1 FA2, लेकिन सीसी के कुछ न कुछ पार्ट हैं, कुछ को हटा दिया है, कुछ को रखा है। तो जब क्लास 10th में कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाता है, तो उसमें फेल लिखा नहीं आता है सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट, उसमें क्या होता है, उस विषय के आगे E1 या E2 ग्रेड आ जाता है छात्र का। उसको भी अभी हम बताएंगे। आपका अगर छात्र के मार्क्स 21 से 33 है, बिलो 33 छात्र वैसे फेल हुआ, 21 से 33 है छात्र फेल तो है, लेकिन उसमें फेल या कंपार्टमेंट नहीं लिखा रहेगा, उसमें E1 लिखा रहता है ग्रेड। वो E1 का मतलब उसमें फेल है। ठीक है, और 0 से 20 के बीच में मार्क्स हैं, तो उसमें E2 ग्रेड लिखा रहता है, फेल नहीं लिखा रहता है। सीबीएसई क्लास के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10 जो ग्रेडिंग प्रणाली है, तो उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नकारात्मक टिप्पणी मींस कंपार्टमेंट फेल ऐसा नहीं लिखा जाएगा सीसी के तहत। अब देखिए साहब, सतत व व्यापक मूल्यांकन हेतु रणनीतियों का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन, क्या रणनीतियां होती हैं सीसी में, तो देखिए जल्दी से, जैसे इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, प्रदत्त कार्य दिया जाता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, असाइनमेंट, छात्र प्रोफाइल, छात्र के बारे में जानकारी ये भी रखी जाती है। ठीक है, हर एक छात्र की अलग अलग प्रोफाइल बनाई जाती है सीसी में। ठीक है, युग्म मूल्यांकन, युग्म मूल्यांकन मीन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। पांचवा अवलोकन, ठीक है, ये सब मूल्य कैसे सीसी में इसको क्रियान्वयन किया जाएगा वो सब है इसकी रणनीति।
इन सब तरीके से मतलब छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे देखिए भ्रमण, एजुकेशनल टूर, इसके द्वारा छात्र का मूल्यांकन किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति, छात्र के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा किसी टॉपिक पर, उसके आधार पर मूल्यांकन। संग्रह या संकलन के आधार पर। चित्रों पर चर्चा, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के चित्रों, चार्ट व अन्य उपलब्ध चित्रों पर बच्चों से वार्तालाप करके मूल्यांकन। इसके बेस पर कोई चित्र छात्र को दिखा दिया जाएगा और उसके बारे में बताओ कहा जाएगा। लिखित एवं मौखिक परीक्षा, ये तो है ही। गतिविधियां एवं क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। तो सीसी पैटर्न में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए ये रणनीतियां हैं इतनी सारी, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते सर आगे। अब देखिएगा क्या है, मिचेल जॉन स्क्रीवेन, इसको हम कल के प्रीवियस लेक्चर में भी अपने डिस्कस कर चुके हैं, मापन एवं मूल्यांकन पार्ट 2 में डिटेल में। तो यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। मिचेल जॉन स्क्रीवेन 1967 में इन्होंने मूल्यांकन के 2 रूप बताए हैं जिन्हें सीबीएसई ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सतत और व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित किया है सीबीएसई ने। क्या क्या है, एक तो है रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं साहब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा है साहब योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, एफए और एसए। इसको सीबीएसई ने अपने उसमें लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या है इसमें, पहले इसको लिया था लेकिन इस समय ये FA1 और FA2 प्रेजेंट में हटा दिए हैं, लेकिन आपसे पहले पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि सीबीएसई की इस प्रणाली के अंतर्गत क्या था। ऐसे रचनात्मक या संरचनात्मक आकलन को 4 भागों जैसे FA1 से लेकर FA4 में विभाजित किया है। पहले किसने, सीबीएसई ने। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो लोगों ने देखा होगा, पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले तक ही, शायद 3-4 साल पहले, जब भी हम कहें 2017-18 तक हम ऐसे बात करेंगे कहीं पर, वहां तक क्या होता था, SA1 यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले FA1 और FA2 हम उसको नाम देते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। उसके बाद SA1 होता था जिसको हम हाफ ईयरली एग्जाम कहते थे। उसके बाद साहब FA3 और FA4 जिनको अब यूनिट टेस्ट के रूप में लिया जाता है। उसके बाद SA2 होता था जिसको हम टर्म सेकंड कहते थे, ठीक है। कभी कहीं ना कहीं है तो अभी भी ऐसा ही, लेकिन ये FA1 FA2 शायद अभी अब प्रेजेंट में नहीं है सीबीएसई, ठीक है। तो देखिए FA1 तथा FA2 को SA1 या प्रथम टर्म से पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, FA3 और FA4 को SA2 यानी जो वार्षिक परीक्षा होती थी उसको SA2 समेटिव असेसमेंट 2 कहा जाता था, या द्वितीय टर्म से पहले आयोजित किया जाने का प्रावधान किया सीबीएसई ने। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अंक भार 40% निर्धारित किया। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता अगर बना सपोज, आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि सीबीएसई के द्वारा अपनाए गए सीसी पैटर्न के तहत FA यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में कुल अंक भार कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया, तो कितना, 40%। यदि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए योगात्मक या संकलनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट ऐसे को पूरे सत्र में 2 भागों में, मैंने अभी आपको बताया SA1 तथा SA2 में विभाजित किया। यह आकलन प्रत्येक टर्म के अंत में किया जाता है ताकि बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं इसका संपूर्ण निरूपण किया जा सके। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसी को SA1 नाम दे दिया जाता था और एनुअल एग्जाम को SA2 नाम दे दिया जाता था, और समेटिव असेसमेंट का अंक भार 60% निर्धारित किया गया। यानी कि जो टोटल 100% होना था परसेंट, उसमें 40% कहां चले गया, FA में, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, यानी कि हाफ ईयरली से पहले तक SA1, हाफ ईयरली को SA1 समझ लो, उससे पहले तक 2 होते थे, FA1 और FA2 अलग अलग महीनों में, ठीक है। जैसे आजकल यूनिट टेस्ट फर्स्ट और यूनिट टेस्ट 2 बोलते हैं, जिनको हम मंथली टेस्ट भी बोल दिया था ना, मंथली तो नहीं कहेंगे, यूनिट टेस्ट, जो हर एक दो, जैसे पहला मई महीने में ले लिया, फिर अगला जुलाई में ले लिया, फिर उसके बाद से कहीं अगस्त सितंबर में जैसे हाफ ईयरली होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में कितना था, 60%। अब आगे बढ़ते हैं साहब, ज्यादा समय न लेते हुए। सीबीएसई ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत 2009 में की, ध्यान रखना, और 2009 में ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सीसी को लागू करने की बात हुई अनिवार्य रूप से। अब देखिए इसे प्रथम बार 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु 2009-10 के सत्र से शुरू किया गया। किसके द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा।
और बाद में इसे कक्षा 1 से कक्षा 10 तक लागू कर दिया गया। ठीक है साहब, लेकिन प्रेजेंट में एफए वाला अभी है नहीं सीबीएसई में अब। ठीक है, अब देखिए सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित नए शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब ध्यान से देखिए, ग्रेडिंग प्रणाली अब इसमें अपनाई गई, सीसी पैटर्न में ही ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने की बात भी हुई साहब। अब देखिए पहला, 33 से 40 अंक वाले ग्रेड डी को क्वालिफाइंग ग्रेड रखा गया, यानी यहाँ पे बच्चा पास हो गया। इसके नीचे E1 व E2 ग्रेड है। अब देखो कितनी चालाकी से इस बुक में भी लिखा होगा, मतलब कितने अच्छे से, चालाकी नहीं कहूंगा, इतने अच्छे से। इसके नीचे E1 और E2 ग्रेड है। इसका भी इसके नीचे से मतलब समझ रहे हो आप, इसके नीचे मतलब वही हुआ कि गई भैंस पानी में। ठीक है, 33 से 40 अंक वाले ग्रेड डी को क्वालिफाइंग ग्रेड रखा गया है, और इसके नीचे का है दिया फिर E1 और E2 ग्रेड है। क्यों, तो नीचे जो है ना फेल शब्द, उसको तो बोलना ही नहीं है कह रहा है सीसी पैटर्न, ऐसे शब्द को तो बोलेंगे ही नहीं कह रहा है। तो देखिए आगे, किसी भी विषय में कोई भी ग्रेड आ जाए, देखो कोई भी ग्रेड आ जाए, बालक को न तो पूरक यानी कंपार्टमेंट करार दिया जाएगा और न ही उसे फेल कहा जाएगा, यानी कि छात्र खुद समझेगा। अब यही मतलब हुआ कि छात्र को हीन भावना ना आई। अब इससे देख लीजिए साहब थोड़ा सा, देखिए सीबीएसई में क्रम संख्या, ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और अंक, थोड़ा हम लोगों को ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो अभी प्रेजेंट में भी सीबीएसई इसको अपनाता है। यदि किसी छात्र के 91 से 100 के बीच में नंबर आए, 91 से 100, तो चाहे 10th का रिजल्ट हो चाहे 12th का रिजल्ट हो सीबीएसई का, उसके आगे वह ग्रेड भी, अब मार्क्स भी देता है और ग्रेड भी देता है यहाँ सीबीएसई। तो सीबीएसई उसमें A1 ग्रेड लिखता है 91 से 100 के बीच में, याद रखना आप लोग। और ग्रेड पॉइंट तो इसका 10 हुआ, लेकिन ग्रेड पॉइंट लिखता नहीं है सीबीएसई रिजल्ट में। सीबीएसई क्या करता है, मार्क्स लिखता है और ग्रेड लिखता है। 81 से 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स हो किसी छात्र के तो A2 ग्रेड, 71 से 80 के बीच में साहब B1 ग्रेड कहते हैं, 61 से 70 के बीच में B2 ग्रेड, 51 से 60 के बीच में C1 ग्रेड, 41 से 50 के बीच में C2 ग्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए 30 से 40 के बीच में D ग्रेड है यहाँ पर, 30 से 40 के बीच में। अब देखिए 33 से 40 के बीच में D ग्रेड, 33 से नीचे यानी कि 21 से 32 के बीच E1 ग्रेड है, फेल नहीं है कह रहा है, क्या है E1 ग्रेड, फेल नहीं है तो क्या है खुद ही समझेगा बालक। 00 से 20 के बीच में E2 ग्रेड, तो कहीं ना कहीं ये फेल है, लेकिन इनको फेल नहीं लिखा जाता है रिजल्ट में, उसके आगे E1 ग्रेड लिखा रहता है और यहाँ पर E2 ग्रेड लिखा रहता है। सीबीएसई के रिजल्ट में ऐसे फेल नहीं लिखा रहता, समझ गए आप लोग, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा साहब। अब इसके बाद से जब हमने इतना पढ़ा, इस सीसी पैटर्न पर हमने यहाँ पे इतना लेक्चर बनाया है, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि जो एमसीक्यू आपके सामने है इनको आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साहब देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निरंतर समग्र मूल्यांकन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको कहें, सीसी में निरंतर शब्द का अर्थ है, इसी को हमने बार बार पढ़ा कि सतत शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनाई गई एक घटना का मूल्यांकन। दूसरा, निरंतर प्रक्रिया के रूप में छात्र की वृद्धि और विकास के पहचाने हुए तथ्यों का मूल्यांकन। तीसरा, निश्चित अंतरालों के साथ व्यक्ति की बार बार जांच करना। चौथा, निरंतर और समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करना। तो इसमें क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। देखिए अब पहला तो है नहीं, ये इसको पहले हमेशा एग्जाम में ऐसा कह रहा करिए कि जो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता कि निरंतर अंतरालों के साथ व्यक्ति की बार बार जांच करना, कौन सी जांच करना, कोई इनकम्प्लीट है ना। अब या तो दूसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड हम इसको कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में, दो हटा दिए, 50-50। अब देखिए, निरंतर प्रक्रिया के रूप में छात्र की वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पहचाने हुए तथ्यों का मूल्यांकन करना, और निरंतर और समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करना। निरंतर क्या समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन करना यह है, अरे भाई ये तो था ही नहीं, अगर ये तो पहले से ही चला आ रहा था ना वैदिक काल से, समझ रहे हैं।
क्यों, तो परीक्षाएं वहां भी ली जाती थी समय समय पर। गुरु ने ज्ञान दिया वैदिक काल में, गुरु के समीप जाकर के। तो परीक्षाओं का आयोजन करना भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निरंतर प्रक्रिया के रूप में छात्र की वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पहचाने हुए तथ्यों का मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा साहब, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब आप देखिए इसका आंसर भी यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 2 को, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, यानी कि इसका क्या अर्थ है। देखिए सतत मूल्यांकन का, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। देखिए एक से ज्यादा आपको उत्तर लग सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर यहां पे सिलेक्ट करना है। प्रतिदिन परीक्षाएं लेना तो है नहीं, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है ऐसा भी नहीं। हर महीने परीक्षाएं लेना, हर महीने तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बीच बीच में होता है ना, कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रतिदिन भी नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ये भी करा तो जाता ही है इसमें। फिर अगला है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो सीसीई का सबसे मेन जो यहां पर निहितार्थ है इनमें से, देखिए कहीं ना कहीं सीसी में तीसरा भी आता ही है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। हमने आपको बताया ना कि छात्र कैसा उच्चारण कर रहे हैं उसको भी देखा जाता है। हर महीने परीक्षाएं लेना, बीच मंथली इसमें इकाई परीक्षाएं होती हैं, ये भी मैंने कहा। अब प्रतिदिन परीक्षाएं लेना नहीं है, हर महीने तो नहीं कहेंगे, इकाई परीक्षाएं बीच बीच में। हर महीने वाला तो खैर गलत ही हो जाएगा, प्रतिदिन भी गलत हो जाएगा। अब इसका जो करेक्ट हो जाएगा यहां पर, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। इसीलिए तो सीसी पैटर्न को अपनाया गया। तो देखिए जवाब इसका 4 है, समझ गए आंसर में भी, 4th ऑप्शन। अब देखिए आगे आंसर भी आपको दिख ही रहा होगा इसमें। देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। अभी हम उतना पढ़ा, देखो हमने उतना डिटेल पढ़ा। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा सह संज्ञानात्मक, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा ना संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक, तो इसको तो आप अगर आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट सही कर सकते हैं, 1 और 2 दोनों। क्यों, तो आपने समझ लिया ना सीसी पैटर्न को, संज्ञानात्मक भी होता है सह संज्ञानात्मक भी होता है। अब इसमें कुछ लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको क्या लिखा है, हमने वैसे आपको पढ़ा दिया है, फिर भी यहाँ लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञानात्मक यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित हुआ, एकेडमिक, मैंने आपको बताया भी वीडियो में, तथा सह संज्ञानात्मक यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज, क्रियाओं कलापों में लिए गए प्रतिभागों का मापन एवं मूल्यांकन निहित होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साहब, परीक्षा के स्थान पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें यानी कि परीक्षा के स्थान पर सीसीई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला ऑप्शन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, यह भी हमने पढ़ा, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा, उपर्युक्त सभी, चौथा क्या था हमारे पास, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर वही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है सीसी के लिए? पहला ऑप्शन, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल है, यह तो सही है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, देखो मैंने आपको बताया ना, विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, हमने नोट्स में शुरुआत में ही पढ़ा था। दूसरा, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, बिल्कुल कम करता है। तीसरा, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, बिल्कुल। सीसी पैटर्न में प्रॉपर ग्रेड भी होता है, वैसे सीसी पैटर्न प्रॉपर ग्रेड ही बोलता है, सीसी पैटर्न में वैसे नंबर नहीं होते, वो तो सीबीएसई बोर्ड दे रहा है। अब आप देख रहे होंगे जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी उसने भी सीसी पैटर्न को अपनाया है। एमएससी जो लोगों ने अभी किया होगा हाल ही में, या बीएड वगैरह, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा आपके मार्कशीट में नंबर न होकर के, जिन्होंने हाल ही में किया है उनकी मैं बात कर रहा हूं,
वहां पे केवल ग्रेड दिखाए जाते हैं, ग्रेड और CGPA ये सब दिखाया जाता है ना, ग्रेड पॉइंट, ठीक है। तो वो क्या है, CC पैटर्न है। तो इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। ठीक है साहब, देखिए वही है जवाब नंबर 4। अब देखते हैं आगे। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पूरा स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे साहब डिस्कस कर लेते हैं, CC पैटर्न के ही। देखिएगा, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है, अनुदेशन के दौरान। तो मैंने आपको इसको पिछले वाले वीडियो में अपना बता रखा है, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, जहां हमने मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। तो पहला रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और यहाँ पर स्टैंडर्ड इवेल्युएशन। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रीवियस मानक मूल्यांकन के प्रकार लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है, यानी कि टीचिंग के साथ साथ किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था, यदि कोई बावर्ची खाना बनाते बनाते खाने को टेस्ट करता है, यानी कि चेक करता है, ठीक है, उसका परीक्षण करता है, तो वह कैसा मूल्यांकन है, वह है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक क्या होता है, जब पूरा काम को कर लिया जाता है उसके बाद। अब देखिए यहां पर सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, देखिए, केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। तो सीधे आप आंसर टिक कर लेंगे, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। अब देखिएगा साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कह रहा है फिर से। तो देखिए, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह बिल्कुल सही है साहब, ठीक है। दूसरा, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यह भी सही है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है, बिल्कुल की जाती है। देखिए, इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ये भी सही है, और निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। अरे क्यों नहीं है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, और यहां पर भी बताया। निदानात्मक मीन्स उपचारात्मक शिक्षण, क्या CC में हमने अभी वीडियो में नहीं पढ़ा लेक्चर में स्टार्टिंग में कि CC पैटर्न में रेमेडियल टीचिंग भी होती है, सतत मूल्यांकन की। निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, वो भी होता है इसमें। ऐसा नहीं कि जहां पर छात्र को कोई कठिनाई आई तो उसकी कठिनाई को कठिनाई बना रहे, ऐसा नहीं है, उसका निदान किया था। तो निदानात्मक मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। इसलिए क्वेश्चन में था कौन सा गलत है, तो गलत है के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं आप किस टाइप प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आगे भी लेकर के आएंगे, जहां पर हम केवल MCQ को सॉल्व करेंगे। यदि आपको MCQ पसंद आए तो इतना तो आपका बनता है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो आप सभी लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना,
आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आशा है कि आप पूर्ण मेहनत करें और लेक्चरर एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करें और अपने सपनों को साकार करें। उसके लिए आप लोगों से मैं ही कहना चाहूँगा, आप दृढ़ निश्चय बने रहें और उससे बड़ी बात धैर्य बनाए रखें, और उससे भी बड़ी बात कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। लगातार प्रतिदिन मेहनत करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।